एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक अकेडमी। ऑरिक अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से। इस चैप्टर के ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं अपलोड। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो व्हाट इज इन दिस, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं केमिकल फार्मूला। तो व्हाट इज केमिकल फार्मूला? देखो, केमिकल फार्मूला क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक आपको केमिकल फार्मूला लिख के बता दूं, जैसे C6H12। ठीक है, अब आपने ये तो देख लिया कि C6 कार्बन इज 6, हाइड्रोजन इज 12। तो व्हाट इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स केमिकल फार्मूला। सेम फॉर H2O, इट रिप्रेजेंट्स केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। ओके, and CaCO3, it represents chemical formula of calcium carbonate. तो chemical formula represent the composition of a molecule of the substance in terms of the symbol of the elements present in the molecule. तो what chemical formula represent? It represent कि जो भी इसमें सब्सटेंस के कंपोजिशन है, जिसके थ्रू भी मॉलिक्यूल बन रहा है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके सिंबल्स और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट है वो, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप क्लियर हो गया आपको। नाउ फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स। फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स से क्या मतलब है? अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ its molecule in which symbol tells us the element and the subscript tells us how many atoms are present in one molecule. तो अगर हम किसी एलिमेंट के फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें कौन सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, और जो सबस्क्रिप्ट में ये जो नंबर लिखा होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि उस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट के मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे H2 है, जैसे H2 हमने बताया, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन कि यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। सेम हियर N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल, Br2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल, I2 आयोडीन मॉलिक्यूल, P4 यानी फॉस्फोरस के देखो 4 एटम्स कंबाइन करके वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस बनाते हैं। यहाँ पे देखिए आप S8 सल्फर के 8 एटम्स कंबाइन करके वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर एटम बनाते हैं। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? It is a statement of its composition in which the chemical symbol tells us which elements are present and the subscript tells us how many atoms of each elements are present in one molecule of the compound. ठीक है, अगर हम किसी कंपाउंड के फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और उस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो H2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ये कंपाउंड किसका इस फॉर्मूला है? वाटर मॉलिक्यूल का। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल किससे मिलके बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स कंबाइन करते हैं? 2। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड देखो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है और ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइन करते हैं 1 एटम ऑफ कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन। मीथेन में देखिए आप कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करके मीथेन कंपाउंड बनाता है। C2H5OH जिसे हम एथेनॉल कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो ये सारे किसके फॉर्मूला है? ये सारे फॉर्मूला है कंपाउंड्स के, कि ये सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उस कंपाउंड को बनाने में, और जो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखे होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स को उस एलिमेंट के। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड। अच्छा, 2 बार लिख गया है ये।
तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। दैट मीन कि हम कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड कार्बन 12 एटम के मास को एक हम स्टैंडर्ड एटम के जैसे लेते हैं, स्टैंडर्ड मास के जैसे, तो 1/12 के जैसे काउंट कर लेते हैं हम इसको, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब हमें वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू, देखो अच्छा ये मॉलिक्यूलर मास तो हम किसके कंपेयर में कह रहे हैं, ये कार्बन 12 पे, लेकिन वैसे हम बेसिकली मॉलिक्यूलर मास हम किसका निकालते हैं, किसी भी कंपाउंड का, तो उसको निकालने का पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होता है, एक वे होता है। फॉर्मूला तो क्या ही है, एक जनरल वे है, कैसे यूज करते हैं हम, जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाला, तो कैसे निकालेंगे, देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 1 होता है, आप सभी को पता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16। ठीक है, तो ये हमारा दोनों का आप कंबाइन करोगे 18, और U इज रिप्रेजेंटिंग मोलिकुलर मास। ठीक है, तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास की यूनिट पूछोगे तो ये U, इस तरह से U लिखते हैं जो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है। ठीक है, H2SO4 का देखो मोलिकुलर मास निकालना हो तो 2 इंटू 1, 1 इज मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, फॉर सल्फर का मोलर मास कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के 4 एटम है तो उससे कंबाइन करेंगे, इन सभी को आप ऐड कर लेंगे यानी सम कर लेंगे, तो आपको किसका मोलिकुलर मास मिल गया, H2SO4 का। सेम हियर विथ कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 3 एटम्स है, तो इन सभी को हमने कंबाइन किया तो हमें कितना मिल गया 100। क्लियर, क्लियर हो गई बात। तो मॉलिक्यूलर मास हमें कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल हमने नॉर्मल वे से ऐड कर लेना है सभी के मोलर मास को, और जिसके जितने एटम्स दिए हो उनको उससे कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर देना है और जब जस्ट ऐड कर दो। ठीक, अब हम किसकी बात करते हैं, आयंस की। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, देखो हमने एटम की बात कर ली, एटम क्या होते हैं। ठीक है, अब हम एटम के ही आयंस की बात करेंगे। तो एन आयन इज अ पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड एटम। क्या मतलब है इसका, कोई भी हमने सपोज कोई ए एटम ले लिया, कोई भी ए, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो निगेटिव होगा, तो अगर वो पॉजिटिव या निगेटिव है तो उसको हम आयंस कहेंगे, और किसके आयंस हो गए, ये एटम के। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज इज नोन एज कैटायन, जो पॉजिटिवली चार्ज एटम होगा उसको हम कैटायन कहेंगे, और जो निगेटिवली चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे, अनायन कहेंगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो सोडियम, यहाँ पे एक कैच है, कैच ये है कि कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव में कब बदल रहा है, क्यों चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो सोडियम एटम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो 281 ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1। अगर वो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 और 8, यानी फिर उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और आपको पता है कि अगर किसी में भी आउटर सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है एज ए नोबल गैस। जैसे हमारे नोबल गैसेस होती है ना ग्रुप 18 में, वो सारे कैसे होते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं हम। क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, उनके आउटर सेल कंप्लीटली फिल्ड है। जब उनके आउटर सेल कंप्लीटली फिल हैं तो उन्हें किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बाकी जितने भी एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर, यानी लॉस करके या डोनेट करके या फिर गेन करके, जो क्या किस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, वो सारे इनर्ट में बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सोडियम के बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो चाहता है कि भाई मुझसे ये इलेक्ट्रॉन कोई ले लो जल्दी से और मैं इनर्ट हो जाऊं, तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इसके आउटर सेल में अब कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये किसमें चेंज हो गया, कैटायन में, सोडियम कैटायन चेंज हो गया। तो वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन से होते हैं, मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मैग्नीशियम 2+ में चेंज हो जाता है।
एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए उसके ऊपर 3 चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 1 प्लस 2 प्लस ये 3 प्लस ये नंबर ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ठीक है, अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर सेल में होते हैं 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे ही इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये साथ के साथ तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं देगा ना। ठीक है, तो ये क्या चाहता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये क्या करता है कि किसी से जो भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, सपोज सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन देता है तो क्लोरीन तुरंत उस इलेक्ट्रॉन को ग्रैब कर लेता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2, 8 और 8। अब देखो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, क्लोराइड आयन में बदल गया। और जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, और उसको हम क्या कहते हैं, अनायन कहते हैं। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए एक नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। नाइट्रोजन 3 तो 3 नेगेटिव। तो इतना समझ में आया कि आयंस इलेक्ट्रॉन लेते या देते कब है, वो तभी लेंगे या देंगे जब उनके पास में इतनी टेंडेंसी हो कि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो बेसिकली कोई भी बॉन्ड हो, कोई भी आयन हो, और किसी भी एटम की बात करते हैं तो वो तभी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट मेनली करते हैं जब उनका अपना खुद का फायदा हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोडियम का फायदा हुआ, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो इनर्ट में चेंज हो गया। क्लोरीन का भी फायदा हुआ, उसने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्लोराइड में चेंज हो गया। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस तरह से। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब देखो यहाँ पे एक टेबल है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि नंबर ऑफ क्या है। देखो सोडियम, सोडियम पे 1 प्लस चार्ज है, पोटेशियम 1 प्लस, सिल्वर 1 प्लस, Cu प्लस। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखी, यानी इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, जिंक 2 प्लस, आयरन 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, तो ये सब क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। एल्यूमिनियम 3 प्लस, आयरन 3 प्लस, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। नॉन मेटेलिक में देखो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेने की भी टेंडेंसी रखता है, ये आपको पता होगा। इसीलिए हाइड्रोजन जो है अल्कली मेटल और हेलोजन एटम दोनों के जैसे वर्क करता है। क्लोराइड आयन देखो, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सभी ने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ये क्यों ले रहे हैं, आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, यानी कि 2 और 6। इसके बाद 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है आउटर सेल पे, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये भी ऑक्टेट में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहा है। नाइट्राइट, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है, यानी 2 और 5, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब ये इसमें देखो आपका 2 और 8 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस कौन से होते हैं, जो आयंस तो हैं लेकिन मल्टीपल एटम्स से मिलके बने होते हैं। जैसे अमोनियम आयन, इस पे प्लस चार्ज हो गया एक। हाइड्रोक्साइड आयन, इस पे -1 चार्ज है। नाइट्रेट आयन, इस पे 1 नेगेटिव है। कार्बोनेट, इस पे 1 नेगेटिव है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट है, इस पर 2 नेगेटिव है। सल्फाइड 2 नेगेटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, फॉस्फेट 3 नेगेटिव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सब क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एटम इलेक्ट्रॉन लेने या देने की टेंडेंसी रखते हैं। क्लियर, चलो हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। तो आयनिक कंपाउंड क्या होंगे, तो बेसिकली वो उन कंपाउंड्स एटम से मिलके बनते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने और देने की टेंडेंसी रखते हैं। मीन्स कि द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ आयंस आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। और आयन कौन से होते हैं, आयन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं लेते हैं। जैसे कि अभी हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोराइड ने ले लिया, क्लोरीन ने। पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम पे क्या होता है, प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव। MgCl2, ये 2 प्लस और ये -1, तो ये 2 क्लोरीन इसीलिए आए हैं यहाँ पे। कैल्शियम क्लोराइड से मैग्नीशियम, ये +2 रखता है और ये -2 ले लेता है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीजन तुरंत ही वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अमोनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम देखो, सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है और OH पे
कितना होता है -1 होता है। कॉपर सल्फेट, सल्फेट पे कितना होता है -2 होता है, और प्लस कॉपर पे कितना होता है +2। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड बेसिकली आयंस के बीच बनते हैं, और आयंस कब बनते हैं, जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है या दे देता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अगर हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, चलो तो उसके कुछ रूल है। सबसे पहले द बैलेंसेस एंड चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। जो भी बैलेंसी या चार्ज किसी भी आयन या हम एटम की बात कर रहे हैं वो मस्ट बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच बनते हैं। तो मेटल एलिमेंट क्या करेंगे, मेटल एलिमेंट सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, और नॉन मेटल एलिमेंट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। जैसे कि एग्जांपल देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इज मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। तो कैल्शियम कहाँ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में, और ऑक्साइड राइट हैंड साइड में। ठीक है, और ऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं लिखा, ऑक्साइड लिखा है। ऑक्साइड इसलिए लिखा है क्योंकि जो नेगेटिव होगा उसका आयन में ये आ जाएगा, ई आ जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो। ओके, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इन कंपाउंड्स फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयंस द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, अगर पॉलीएटॉमिक आयन बनना है और तो उसमें क्या होगा कि जो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जो भी आयंस हैं उनको हम इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट। उनके नंबर ऑफ आयंस को आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट लिख देंगे। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम +2 दे देगा। ठीक है, लेकिन ऑक्साइड तो एक ही लेता है, एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसलिए क्या करेगा, इसके बाहर हमने ऑक्साइड यानी पॉली एटॉमिक हो गया ना, इसके बाहर इसलिए 2 लगा दिया। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखो अभी आगे इसके और देखेंगे कि कैसे हम लिखते हैं। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस इज 1 द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर पॉलीएटॉमिक आयन ओनली 1 है तो हमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। जैसे सोडियम और क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पॉलीएटॉमिक मतलब कंपाउंड है और उसमें पॉलीएटॉमिक ना भी है और सिंपल एक कंपाउंड है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट की जरूरत नहीं लगेगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं इनको लिखते कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड का हमने लिखना है। सिंबल लिखेंगे सबसे पहले, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन H होता है, क्लोरीन का Cl होता है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के आउटर सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के भी आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी बैलेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी 1 1 हो गई, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्रॉस में एडिंग होगी और हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, क्योंकि दोनों की एक एक बैलेंसी है। नेक्स्ट एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड देख लो, हाइड्रोजन H, सल्फर का S, सल्फाइड है, सल्फर है। ठीक है, हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है और सल्फर की 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ में 2 अटैच हो जाएगा, सल्फर के साथ में 1 हो जाएगा। अगर आप याद रखोगे तो देखो O से टीपो, या फिर हम क्या कहते हैं, O स्टाइल से टीपो, ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखो सल्फर किस में आ रहा है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आ रहा है, तो इसके पास तो -2 है ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, तो यही तो यहाँ पे 2 शो करा है। ठीक है, अब इसकी बैलेंसी तो 2 है लेकिन हाइड्रोजन की बैलेंसी तो 1 है, तो हमें क्या करना है, हमें बैलेंसी को बैलेंस भी करना है। वैलेंसी शुड बी बैलेंस, बैलेंस। ठीक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखो, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3। आपको पता है एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्सीजन की 2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, Al2O3 मिल जाएगा। इजी है, ट्राई करेंगे, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल आप अपने आप से प्रैक्टिस जब करेंगे तो
आपको ये सारे बनाने आ जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको क्या करना है, बैलेंस ही याद करनी है। और बैलेंस याद करने के लिए क्या करना है कि हमें ये देखना है कि ग्रुप एटम कौन से ग्रुप में आ रहा है, यानी किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, और वो एलिमेंट कौन से ग्रुप में आता है। ठीक है, चलो एल्यूमिनियम सल्फेट का देखो, एल्यूमिनियम की सिंबल एल्यूमिनियम, और सल्फेट देखो पॉली एटॉमिक आ गया सल्फेट। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो अब ये क्रॉस हो जाएगा तो Al2SO4। अब देखो यहाँ पे जो हमने लास्ट ये देखा था ना, इन्होंने कहा था कि कंपाउंड पॉलीएटॉमिक आयन है, तो जो भी नंबर ऑफ आयन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, उनको ब्रैकेट के बाहर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के तो 2 हो गए, लेकिन सल्फेट SO4 है ना, कंप्लीट ग्रुप है ये SO4, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोक्साइड की 1 होती है, तो हाइड्रोक्साइड को किस में कर देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, और कैल्शियम की वैलेंसी से जब मल्टीप्लाई होगा तो आउटसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट क्या है, पॉलीएटॉमिक है, हाइड्रोक्साइड क्या है, पॉलीएटॉमिक है, तो इनको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो सल्फेट, पोटेशियम की 1 वैलेंसी है, सल्फेट की 2 वैलेंसी है, तो यहाँ पे पोटेशियम 2 से मल्टीप्लाई होगा सल्फेट 1 से, तो सल्फेट के बाहर ब्रैकेट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको सिंपल हम ऐसे लिख देंगे। पॉलीएटॉमिक होने के बाद भी हम इसको ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इनके आप ऐसे थोड़े ना लिखोगे बाहर, इसके ब्रैकेट के बाहर 1 लिखेंगे, तो 1 तो हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं, वो तो हमारे ऑटोमेटिक नोन होता है। क्लियर, आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो जरूर लाइक करें। ठीक है, और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके इस टर्म में 2 चैप्टर आने वाले हैं और दोनों की ही वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ग्राम एटॉमिक मास। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्राम एटॉमिक मास की। देखो क्या होता है ग्राम एटॉमिक, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स is numerically equal to its atomic mass is called gram atomic mass। देखो एटॉमिक मास तो आपको सभी को पता होगा कि जैसे ऑक्सीजन का हमने एग्जांपल लिया, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, ऐसे लिखा होता है ना, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे 8 लिखा होता है और यहाँ पे क्या लिखा होता है, 16 लिखा है, तो ये क्या है, ये एटम का मास, एटॉमिक मास। अब ये U लिखा है यानी यूनिट क्या है, यहाँ पे U है, लेकिन इसको ही अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो जस्ट सिंपल हमने ग्राम लिख देना। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक छोटा सा कैच ये है कि जो भी एटॉमिक मास होता है दैट इज इक्वल टू 1 मोल। ये याद रखना, अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो उसमें याद, इसमें ये सब काम आने वाले हैं। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल, और ये 1 मोल किसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इनको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये याद रखना। सेम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इट्स 14U, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम विच इज इक्वल टू 1 मोल एंड विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर, चलो अब हम किसकी बात करते हैं, हम बात करने वाले हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखो जैसे अभी हमने एटम की बात करी, यहाँ पे मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जैसे H2N2O2। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस whose mass in gram is numerically equal to its molecular mass is called gram molecular mass। अब देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 32, कैसे निकाला, देखो 2 एटम्स है और एक एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब ग्राम है मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, ये U हटा के क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है, एंड विच इज इक्वल टू 1 मोल, और जो 1 मोल है वो किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से किसका ले लें हम, हाइड्रोजन का देख लो।
H2. 2 into 1 equal to 2 U, which is equal to 2 gram, and which is equal to 1 mole, and which is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules. ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, इसीलिए इसको हम मोलर मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम पर मोल में। यानी एक मोल के मास का मास, यानी किसी भी एटम के एक मोल का मास जितना होगा, या किसी भी एलिमेंट के सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, एलिमेंट के एक मोल का मास जितना होगा उसका मोलर मास कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन, इसका मोलर मास कितना हो गया, 1 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन 14 ग्राम पर मोल। ठीक है, और H2 का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम पर मोल। ये एटम की है, ये मॉलिक्यूल का है, ये एटम का है, ये मॉलिक्यूल का, 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ, हमें अगर इथाइन निकालना हो C2H2 तो कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ कार्बन इंटू 2 प्लस मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2, तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, तो इसको हम ऐड करेंगे 26 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ सल्फर, ठीक है, अब सल्फर मॉलिक्यूल आपको पता है क्या होता है, एसिड होता है, तो सल्फर का मोलर मास इंटू 8, तो 32 इंटू 8 इज इक्वल टू 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, दैट इज 1 प्लस 14 प्लस 16 प्लस इंटू 3 क्यों, क्योंकि 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज यूज। तो इन सबको हम सम करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, 63 ग्राम पर मोल। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।